एक बार की बात है, काशीपुर में सुरेश और रमेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों ही अनाथ और बहुत गरीब थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और सब काम साथ साथ ही करते थे, चाहे खेल हो, जंगल से लकड़ियां लाना हो या गधे चराना हो। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, लगता है शेर आ रहा है। सुरेश बहुत समझदार और संतोषी था, पर रमेश थोड़ा लालची था, जिसके कारण कई बार वो मुसीबत में फंस जाता था। पर सुरेश हमेशा रमेश को अपनी सूझबूझ से बचा लेता था। इसी तरह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तभी अचानक उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी और जब उन्होंने उधर देखा तो देखा कि दो डाकू अपने घोड़े पर आ रहे हैं। ये देख दोनों डर गए। रमेश जल्दी से छुप जाओ, डाकू आ रहे हैं। डाकुओं को देखकर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों डाकू एक झाड़ी के सामने आकर रुक गए और वहां रखे एक पत्थर को हटाया। पत्थर के हटते ही झाड़ियां हट गईं, जिसके पीछे एक गुफा थी। डाकुओं ने गुफा के बगल से एक पत्थर घुमाए और ऐसा करते ही गुफा खुल गई। सुरेश और रमेश ये देख हैरान हो गए। कुछ देर बाद दोनों डाकू गुफा से बाहर आए और गुफा को पहले की तरह झाड़ियों से छुपाकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश और रमेश बाहर आए। जरूर इस गुफा में डाकुओं का लूटा हुआ खजाना होगा, चलो जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, अगर डाकुओं को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। सुरेश के मना करने पर भी रमेश उसको अपने साथ गुफा में ले गया और जैसे ही दोनों गुफा में घुसे, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहने रखे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हमारी गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। पर अगर डाकुओं को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। जब तक डाकू वापस आएंगे हम यहाँ से खजाना लेकर जा चुके होंगे। नहीं, अगर हम सारा खजाना एक ही साथ ले जाएंगे तो वो कहीं से भी हमें खोज ही निकालेंगे। आखिर वो डाकू हैं। पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम रोज एक एक सोने का सिक्का यहाँ से ले जाएंगे। इससे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से कुछ चुराया है। पर उससे तो हमें अमीर बनने में काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, पर कम से कम पकड़े तो नहीं जाएंगे। लालच बुरी बला होती है रमेश, ज्यादा लालच मत करो। सुरेश ने किसी तरह रमेश को समझाया और उस दिन के बाद वो रोज छुपकर गुफा के बाहर इंतजार करते और जैसे ही डाकू अपनी गुफा से बाहर जाते, दोनों अंदर जाकर एक एक सोने का सिक्का ले आते। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन रमेश के मन में लालच आ गया। वो किसी भी तरह गुफा का सारा खजाना लेना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने एक योजना बनाई और अगले दिन अपने गधे को लेकर गुफा से सिक्का लेने आया। रमेश, अपने गधे को साथ क्यों लाए हो? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? वो मेरे पैर में दर्द है, अगर चल नहीं पाऊंगा तो इस पर बैठ जाऊंगा, इसलिए ले आया। क्या? फिर तो ऐसी हालत में गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हारा पैर ठीक होने के बाद आएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मेरा गधा किस दिन काम आएगा? ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। दोनों दोस्त गुफा के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद डाकू अपने घोड़ों पे बड़ी बड़ी बोरियों में लूट का सामान लेकर आए और गुफा के अंदर चले गए। लगता है आज इन्होंने कोई बड़ी लूट की है, ढेर सारा खजाना मिलेगा। उससे हमें क्या? हमें तो सिर्फ एक सिक्के से मतलब है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में डाकू लूट का सामान अंदर रखकर बाहर आए और वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों दोस्त गुफा के अंदर गए और सुरेश ने जल्दी से एक सिक्का उठा लिया। पर रमेश की योजना कुछ अलग थी। वो अपने गधे पर रखे बोरियां खोलने लगा। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना अपना सिक्का लेकर यहाँ से निकलते हैं। नहीं, ऐसे एक एक सिक्के लेने से कुछ नहीं होगा। आज मैं जितना हो सके उतना खजाना लेकर जाऊंगा, इसीलिए तो ये गधा लेकर आया हूँ। तुम भी जितना खजाना उठा सके उठा लो। लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो वरना पकड़े जाओगे। जब कोई हमें देखेगा ही नहीं तो पकड़े कैसे जाएंगे?
सुरेश के बहुत समझाने पर भी रमेश नहीं माना और अपनी बोरियों में ढेर सारा खजाना भर के गधे पर लाद दिया और दोनों वहां से बाहर निकले। रमेश बहुत खुश था, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से उसका गधा थककर रास्ते में ही बैठ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं उठा। ये देख दोनों घबरा गए। अब हम क्या करें? ये गधा तो उठ ही नहीं रहा। कहीं डाकू आ गए तो? मैं कहता हूँ ये खजाना यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना गधा लेकर आता हूँ। सुरेश रमेश को वहीं छोड़कर अपना गधा लाने चला गया। तभी पीछे से डाकू अपनी गुफा में आ गए और खजाने की चोरी देख गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी उनकी नजर गधे के पैरों के निशान में पड़े। जरूर चोर उधर ही गया होगा, उसका पीछा करते हैं। डाकू पैरों के निशान का पीछा करते हुए रमेश तक पहुंच गए और उसके पास खजाना देखकर उसे बंदी बना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा खजाना चुराओ। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की कोई माफी नहीं है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कैद में रहोगे। ले चलो इसे। डाकू रमेश को अपने साथ ले गए और गुफा के अंदर बांध दिया। उसे वहां छोड़कर वो गुफा बंद करके वहां से चले गए। रमेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। उसे सुरेश की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था। सुरेश की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और अपने लालच के कारण आज इतनी मुसीबत में फंस गया। इधर जब सुरेश वापस आया तो रमेश को वहां न पाकर समझ गया कि जरूर वो डाकुओं के हाथ लग गया। लगता है मेरे दोस्त को डाकू ले गए, पर मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। सुरेश ने अपने दोस्त को बचाने की ठान ली और अगले दिन गुफा के बाहर डाकुओं के जाने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो गुफा से बाहर गए, वो तुरंत गुफा के अंदर गया और रमेश को खोलकर आजाद कर दिया। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला होती है। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अब तुम ये बात समझ चुके हो। और अब मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए। जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। सही कहा। कालू कौवे ने अंडे दिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था कि अब वो अंडे फूटेंगे और उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। कालू कौवा अपने होने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंडों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर चला जाता है। पर वहीं पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक खतरनाक सांप रहता था। वो चुपके से कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। आहा, तो कालू कौवे ने अंडे दिए हैं। अंडों के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। वैसे भी कालू तो यहाँ है ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप तुरंत अपने बिल से निकलकर पेड़ में चढ़ गया और कालू कौवे के सारे अंडे खा गया। वाह, मजा आ गया। सांप अंडे खाकर जल्दी से पेड़ से उतर के अपने बिल में चला गया। तभी वहां कालू कौवा वापस आया और देखा कि घोंसले से अंडे गायब हैं। वो परेशान हो गया। मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवा परेशान होकर सब जगह अपने अंडे खोजने लगा, लेकिन अंडे कहीं नहीं मिले। तभी वहां से एक चिड़िया उड़ती हुई गुजर रही थी। उसने कालू कौवे को परेशान देखा। कालू मेरे दोस्त, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है वो अंडे गायब नहीं हुए, बल्कि किसी ने खा लिए। कालू उस चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा। कालू कौवे को उसी सांप पर शक हुआ जो उस पेड़ के नीचे टीले में रहता था। उसने तय किया कि ये बात वो सीधे सांप से पूछेगा। ओ सांप भैया, जरा बाहर तो आओ। कालू की आवाज सुन सांप बाहर आया। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं? सांप के मुंह से अंडों को खाने की बात सुनकर कालू को फिर से शक हुआ, क्योंकि अंडे खाने के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की थी।
पर साहब भैया, आपको कैसे पता कि अंडे किसी ने खाए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कहीं आप ही ने तो। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चले जाओ यहाँ से। ये सुन कालू डर जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि सांप के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद कालू कौवे ने फिर से अंडे दिए। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे अंडों को छोड़कर खाना लाने गया तो फिर से कहीं कोई इन्हें खा ना ले। पर खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। एक काम करता हूँ, जाने के पहले अंडों को छिपा देता हूँ। कालू जाने के पहले घोंसले में रखे अंडों के ऊपर पत्ते डाल के उन्हें छुपा देता है, लेकिन सांप अपने बिल से ये सब देख लेता है। सांप फिर से पेड़ में जाकर कालू कौवे के अंडे खाने लगा। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और सांप को अंडे खाते हुए देखता है। तो मेरा शक सही था, तुम ही मेरे अंडे खाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडे खाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये बोलकर सांप वापस अपने बिल में चला गया। कालू कौवा बहुत उदास हो गया, क्योंकि चाहकर भी वो सांप को कुछ नहीं कर सकता था। सांप उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था, पर कालू ने सांप से बदला लेकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर एक दिन कालू कौवा उड़ते उड़ते एक राजमहल की तरफ गया और वहां उसकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी, जो राजमहल के बाहर नदी में नहा रही थी। तभी उसने पास में एक पत्थर पर रखे राजकुमारी के चमचमाते हार को देखा, जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे थे। हार को देख के कालू के दिमाग में सांप से बदला लेने की एक तरकीब सूझी। जिस मौके की मुझे तलाश थी, वो मौका मिल गया। अब मैं उस सांप को मेरे अंडे खाने की सजा दिलाकर रहूंगा। कालू कौवा उड़ते हुए नदी के पास गया और जल्दी से राजकुमारी का हार उठाकर उड़ गया। पकड़ो पकड़ो, उस कौवे ने राजकुमारी का हार उठा लिया। वो हार राजकुमारी का सबसे प्रिय हार था। सैनिकों, उस कौवे का पीछा करो और मेरा हार वापस लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। बिना हार लिए वापस आए तो सजा मिलेगी। राजकुमारी का आदेश सुनकर सैनिक कालू कौवे का पीछा करने लगे। कालू भी यही चाहता था। वो राजकुमारी के हार को लेकर उड़ते उड़ते अपने पेड़ के पास पहुंच गया। कालू ने तुरंत वो हार सैनिकों को दिखाकर पेड़ के नीचे बने सांप के बिल में डाल दिया। अब आएगा मजा। मेरे अंडे खाए थे ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। मैंने कौवे को हार इस बिल में डालते देखा। हाँ, मैंने भी देखा। जल्दी से ये टीला तोड़ के हार को निकाल लेते हैं। जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, सैनिकों ने बिना सोचे समझे सांप के बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। कालू कौवा पेड़ में बैठकर ये सब देख रहा था। तोड़ो तोड़ो, बहुत अच्छे। मेरे अंडे खाए थे ना, मुझे खाने की धमकी दे रहे थे। अब अपना घर बचा के दिखाओ। अपने बिल को टूटता देख सांप जल्दी से बाहर आया और देखा सैनिक उसके घर को तोड़ रहे हैं। सांप डर गया। तभी सैनिकों की नजर सांप के गले में पड़ती है, जहां राजकुमारी का हार लटका हुआ था। वो रहा राजकुमारी का हार। चलो इस सांप को मारकर हार ले लेते हैं। सैनिक अपने भाले से सांप पर वार करने लगे। सांप दर्द से चिल्लाता रहा। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिकों ने सांप को मार के हार उसके गले से निकालकर वहां से चले गए। मिल गया हार। अब जल्दी से चलो, इसे राजकुमारी को वापस करते हैं। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसके अंडों के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं था। देखा, बुरे काम का नतीजा। तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, आज तुम्हें उसकी सजा मिली है। तुमने मेरे बच्चों को मारा, आज खुद तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहाँ वही चिड़िया उड़ती हुई आई और कालू कौवे को इतना खुश देखकर उससे पूछा, क्या हुआ कालू भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था दोस्त। मेरे अंडे ये सांप खा जाया करता था, लेकिन आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल ही गई। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो, अब तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला लिया और सांप को उसके कर्मों की सजा दी। एक बार की बात है, नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी लेकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे एक खूबसूरत जंगल में पड़ी।
जहाँ रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां उड़ रही थी। नन्ही परी उन्हें देखकर खुश हो गई और उन्हें पास से देखने के लिए जंगल में गई। नन्ही परी तितलियों के पास गई, पर तितलियां उसे देखकर डर गईं। इतनी बड़ी तितली, कहीं हमें खाने तो नहीं आ रही? दोस्तों, भागो यहाँ से। रुको, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इतनी बड़ी तितली तो हमने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। नहीं, मैं तितली नहीं हूँ। मैं तो एक परी हूँ। मेरा नाम नन्ही है। मैं यहाँ परीलोक से आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम परी हो? हाँ, सही सुना तुमने। मैंने सुना है परियों के पास जादुई छड़ी भी होती है। तभी नन्ही परी की नजर जमीन पर पड़ी एक सुंदर सी तितली पर पड़ी जो उड़ नहीं पा रही थी। नन्ही परी उसके पास गई। तुम्हें क्या हुआ तितली रानी? तुम उड़ क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरा एक पंख टूट गया है। अब एक पंख से भला मैं कैसे उड़ूं? घायल तितली की बात सुनकर नन्ही परी को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उससे ऐसा जादू किया कि घायल तितली के पंख एकदम ठीक हो गए और वो उड़ने लगी। सभी तितलियां ये देखकर खुश हो गईं। तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है नन्ही परी। तुम तो इससे कुछ भी कर सकती हो। हाँ, पर हम अपनी छड़ी के जादू का इस्तेमाल बस सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। और अगर ये छड़ी किसी गलत हाथ में लग गई तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। इस छड़ी की शक्ति से कोई कुछ भी कर सकता है। पर उसकी चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये छड़ी मैं किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्ही परी। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। जल्द ही नन्ही परी उन तितलियों के साथ घुल मिल गई। सब आपस में खेलने में मगन थे, पर उनको ये पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बैठा बंदर चंटू ये सब सुन और देख रहा था। चंटू जंगल का सबसे शैतान और शरारती बंदर था जिससे सब परेशान थे। नन्ही परी की बातें सुन और उसकी जादुई छड़ी की शक्तियां देख चंटू के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, वाह, क्या छड़ी है। अगर इस परी की छड़ी किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो इस जंगल में बस मेरा राज होगा। सब मुझसे डरेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे। चंटू किसी भी तरह नन्ही परी की जादुई छड़ी पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके चुपके पेड़ के पत्तों से छुपता हुआ नन्ही परी के पीछे पहुंच गया और एक झटके से उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और उछलकर ऊपर चला गया। बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं। इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहाँ से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहाँ आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए। देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा।
बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहाँ आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूंगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो, इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही, चंटू को शक्ति का घमंड हो गया था। अब जब उसके पास कोई शक्ति बची ही नहीं तो उससे क्या खतरा, इसे भी ठीक कर दो। शेर सिंह की बात सुन नन्ही परी ने चंटू को भी ठीक कर दिया। शक्ति जाते ही चंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, शक्ति के घमंड में मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है चंटू। हमेशा याद रखना कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से कभी न कभी उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं हमेशा ये याद रखूंगा नन्ही परी। अब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी, फिर आना नन्ही परी। नन्ही परी जादुई छड़ी लेकर वापस परीलोक चली गई, पर अब उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अब जंगल के जानवर उसके दोस्त जो थे। बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर में एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जहाँ से वहाँ के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे। उसी मंडी में पूजा नाम की लड़की भी फल बेचने आया करती थी, पर उसे मंडी के कुछ व्यापारी पसंद नहीं करते थे और उसका कारण था पूजा का अच्छा व्यवहार, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास फल खरीदने जाते थे और इसीलिए वो लोग पूजा के लिए तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे, जिसकी वजह से उसको बेचने के लिए फल मिलते नहीं थे। ये पूजा अगर बगीचे में मेरे से पहले पहुंच गई तो फल लेकर मंडी चली जाएगी, फिर सब इसी से फल खरीदेंगे। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मदद करो। क्या हुआ काका? देखो ना बेटी, मेरा बैल भाग गया है और मैं अपनी बैलगाड़ी छोड़ के उसके पीछे नहीं जा सकता। मेरी मदद कर दो, मेरे बैल को वापस ले आओ। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। महेश ने ऐसी चाल चली कि पूजा उसके जाल में फंस गई। उसने जानबूझकर अपने बैल को भगा दिया और पूजा को उसके पीछे भेज दिया ताकि वो समय पर बगीचे में न पहुंच सके। मैं तो चला बगीचे से फल लेने। जब तक पूजा बैल को वापस लेकर आई, बगीचे का सारा फल लोग ले जा चुके थे। पूजा बचे हुए थोड़े बहुत फल लेकर मंडी जाती है, लेकिन महेश के बैल को पकड़ने के चक्कर में उसका इतना समय बर्बाद हो गया था कि वो आज भी मंडी देर से पहुंची जब मंडी बंद होने वाला था। अब आज भी मेरे फल नहीं बिकेंगे। पूजा दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हर रोज यही होता है, कभी समय पर मंडी नहीं पहुँच पाती। पूजा के साथ रोज रोज यही होने लगा। वह रोज फल लेने बगीचे की तरफ जाती, लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम में उलझा देते थे, जिससे वो कभी भी सही समय पर बगीचे में नहीं पहुंच पाती थी, जिससे वो फल लेकर मंडी भी समय पर नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज वो इसी तरह दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। पूजा बहुत दुखी थी। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी।
पूजा, पूजा, अचानक से आवाज सुनकर पूजा चौंक गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गई, क्योंकि उससे वही पेड़ बात कर रहा था जिसके नीचे वो बैठी थी। डरो मत पूजा, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई पेड़? हाँ, और मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ कि कैसे तुम्हें लोग बगीचे में पहुँचने से रोकते हैं। वह तुम्हारी मदद करने के स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद? पर कैसी मदद? तुम्हें मंडी में बेचने के लिए फल चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी जितनी और जैसे फल चाहो उतनी। पर आप पर तो एक फल भी नहीं लगा है। वो भी आ जाएंगे। जैसे ही पेड़ ने ऐसा कहा, उस पेड़ में तरह तरह के फल आने लगे। पूजा ये देख आश्चर्यचकित हो गई। पूजा, तुम रोज जितने चाहो उतने फल मुझसे ले जा सकती हो। इससे तुम मंडी समय पर पहुंचकर अपने फल आराम से बेच सकती हो। पूजा ये देख के खुश हो गई। अब वो रोज उस पेड़ के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भरकर मंडी में बेचने चली जाती थी। उसके फल इतने ताजे और खूबसूरत रहते थे कि सारे लोग उसी से फल खरीदने लगे। ये देखकर बाकी व्यापारियों को जलन होने लगी। महेश को पूजा पर शक होने लगा, क्योंकि अब वो फल लेने बगीचे में भी नहीं जाती थी। इतने सारे ताजे फल पूजा को रोज कहाँ से मिलते हैं? अब ये बगीचे में भी नहीं जाती। जरूर कोई बात है, इसका पीछा करने से ही असली बात का पता चलेगा। अगले दिन महेश ने पूजा का पीछा किया और उसने देखा पूजा फिर से उसी पेड़ के पास जाकर उससे बातें करने लगी। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई, कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। ऐसा बोलते ही पेड़ में ढेर सारे फल आ गए। महेश ये देखकर हैरान हो गया। वह चुपचाप पूजा को देखता रहा। तो ये है असली राज, पूजा को फल ये जादुई पेड़ देता है। ये देखकर महेश ने एक योजना बनाई। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मुझे रोज रोज फल लेने के लिए बगीचे में नहीं जाना पड़ेगा। पूजा के जाने के बाद महेश भी उस जादुई पेड़ के पास गया और उसने वही बोला जो पूजा ने बोला था। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई, कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। महेश के बार बार बोलने पर भी पेड़ में एक भी फल नहीं आए। ये देख महेश को गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो किसी भी तरह उस पेड़ के फल लेकर रहेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल सुबह तुम्हें काट कर अपने घर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम मुझे फल कैसे नहीं देते। महेश ने पेड़ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काट नहीं पाया। तब पूजा वहाँ आती है और महेश को पेड़ काटते देखती है और डर के उसके पास जाती है। ये क्या कर रहे हो काका? इस पेड़ को मत काटो। पूजा, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ये एक जादुई पेड़ है, यही तुम्हें इतने अच्छे अच्छे फल देता है ना। लेकिन अब मैं इसे काट कर अपने घर ले जाऊंगा। चलो हटो यहाँ से, लगता है ये ऐसे नहीं कटेगा। अभी गांव जाकर बड़ा हथियार लेकर आता हूँ। महेश बड़ा हथियार लेने गांव की ओर जाता है। ये देख पूजा पेड़ के पास जाकर विनती करती है। पेड़ भाई, अब आपकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है। अब आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप यहाँ से चले जाइए। पूजा के ऐसा कहते ही पेड़ के चारों ओर एक रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते उस पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। ये देख पूजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद पूजा, मैं परिलोक का एक राजकुमार हूँ। बहुत साल पहले मैंने गलती से एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई मुझे खुद अपने मन से यहाँ से वापस जाने को नहीं कहता, तब तक मैं पेड़ ही बना रहूंगा। आज तुमने मुझे यहाँ से जाने को बोलकर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। चलो अच्छा है, आप अब हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गए। हाँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये लो, इस फल के बीज अपने घर में लगा देना, फिर तुम्हें कभी फलों की कमी नहीं होगी। फल पूजा को देकर राजकुमार वहाँ से गायब हो गया। पूजा ने उस फल का बीज अपने घर में लगा दिया और देखते ही देखते उस बीज ने एक पेड़ का रूप ले लिया और उसमें तरह तरह के फल लग गए। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेड़ है। उस दिन के बाद पूजा को कभी भी फलों की कमी नहीं हुई। वह जो भी फल चाहती थी, जादुई पेड़ उसे दे देता।